लगा आपको फाइन बोले तो? सर हाँ बोलो। आपको कितने का फाइन लगा? आप अभी फाइन बोले ना। नहीं, फाइन मतलब तुम लोगों ने जब मुझे ऐसा बताया कि कल मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इतना पढ़ा, तब मैंने बोला ओके फाइन ऐसा। अच्छा, मतलब मेरे को फाइन तो नहीं सौ लगा। 200 रुपए का फाइन लग गया आपको। अरे नहीं नहीं नहीं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, फाइन एंड फाइन। सर आपको, आपने अगर मास्क नहीं पहना होगा बाहर जाते वक्त, नहीं तो नहीं फिर आपको पुलिस का एक फाइन मिलेगा। नहीं 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 नहीं। चलो, मेजर्स टेकन टू कंट्रोल। अब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजर्स लिए जाते हैं, और गवर्नमेंट ने हमको सजेस्ट किया है कि कौन से मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, यूज ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज इन प्लेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। अब देखो यहाँ पे बेसिकली इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कोल एंड पेट्रोलियम यूज होता है। ठीक है, अब कोल एंड पेट्रोलियम सबसे ज्यादा यूज कहाँ कहाँ होता है, बताओ शौर्य। कोल कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? सर ट्रेन में, पुराने जमाने के। पुराने जमाने के। अभी अभी कहाँ ट्रेन में यूज होता है कोल? सर अभी लावा में, लावा। लावा? लावा सर में कहाँ से? वॉल्केनो, वॉल्केनो। तो वॉल्केनो मतलब, वॉल्केनो में कहाँ से कोल यूज होगा? सर कभी कभी तो होता है। मैम सर वैसे इंडिया में कहाँ पे है वोल्केनो? इंडिया में है अरे ना, कितनी जगह। अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। सर मैं आइलैंड की बात नहीं कर रहा, तो नहीं, मतलब बेसिकली तक्ष ने जो बोला कि लावा के अंदर यूज होता है, मतलब वॉल्केनो के अंदर कोल कहाँ से यूज होगा? मतलब वॉल्केनो अपने आप ही होता है उसके इंटीरियर प्रेशर की हाँ वजह सर, से। मतलब ब्लास्ट हो गए तब बोलते, इतने छोटे छोटे सब सब। नहीं, वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। कोल सर मतलब, वो ऐश होती अच्छा है। तुम लोगों को ये पता है कि कोल कैसे बनता है? माटी से। माटी से? हाँ, वाह रे, माटी को वेरी गरम गुड। कर देने का। वेरी नेचुरल गुड रिसोर्स तक्ष, हम लोग वेरी गुड। कैसे बना सकते हैं? हम लोग कहाँ बनाते हैं कोल? कोल तो एक अरे कोल बनना एक तो मतलब वो तो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल रिसोर्स है। हाँ वो तो जमीन में से निकलते हैं, खोदना पड़ता हाँ, वही वही एग्जैक्टली, वो जमीन में से निकलते हैं, खोदना पड़ता है। है, भगवान उसको हम रख बोलते गए हैं। हैं हमारे के लिए फूल। भगवान रख, अरे भगवान नहीं रख के गए हैं दक्ष। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोल कैसे बनता है। बहुत मतलब कि बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले एक ऐसी सिचुएशन हुई थी जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ठीक है, अब टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। दक्ष, वीडियो क्यों बंद हुआ? सर वो गलती से हुई। ओके, तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स मतलब कोई, मतलब अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के नीचे कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स आई हुई है। ये प्लेट्स जब इम्बैलेंस होती है तब होती है टेक्टोनिक मूवमेंट। मतलब कि जैसे कि अर्थक्वेक आता है, फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये क्या होता है, टेक्टोनिक इम्बैलेंस। टेक्टोनिक प्लेट्स का इम्बैलेंस होता है, उसके वजह से ये सारी जो क्या बोलते हैं नेचुरल प्रोसेसेस होती है। ठीक है, अब कोल कैसे बनता है, तो बहुत सालों पहले कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई होंगी। मतलब ये जो प्लेट्स हैं वो दो तरह से ड्रिफ्ट होती है। एक तो दोनों प्लेट्स एक ही जगह पे होती है, मतलब एक ही प्लेट होती है, उसमें से दोनों जगह पे ऑपोजिट डायरेक्शन में बाइफरकेट होती है, मतलब या तो ड्रिफ्ट होती है। मतलब एक प्लेट टूट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होती है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्रोसेस। और दोनों साइड से दो प्लेट ज्वाइन होती है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस प्रोसेस। तो बहुत ही सालों पहले, मतलब ये तो बहुत ही मतलब हाई लेवल का मैंने आपको बता दिया, पर इतना समझ लो कि दो प्लेट्स जब एक जगह से ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुई थी, मतलब धरती फट गई थी, धरती फट गई थी, और उसी टाइम पे वहां पे कुछ फॉरेस्ट एरियाज होंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज होंगे, वो पूरा अंदर डीकम्पोज हो गए, मतलब अंदर चले गए, और वापस से वही टेक्टोनिक मूवमेंट हुई, और दोनों जो प्लेट्स, तो बीच में जो गैप हो गई थी जहां पे पूरा फॉरेस्ट कवर चला गया, ठीक है, वो पूरा इकट्ठा हो गया, मतलब दोनों प्लेट्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से ड्रिफ्ट होके जुड़ गई। ठीक है, और
सालों के बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अंदर की जो टेम्परेचर होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मतलब कि कुछ ना कुछ प्रोसेसेस करते रहते हैं और वहां पे बन गया कोल। मतलब ये जितने भी वेजिटेशंस हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स है, ये सारे अंदर मतलब कि अर्थ सरफेस के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद में जो प्रोसेस होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन होता है और फाइनली टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, उसके वजह से पूरी जो मतलब कि फॉरेस्ट कवर है वो अंदर डीके हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है और फाइनली जब बहुत सालों के बाद, ये मतलब बहुत ही लंबी प्रोसेस है, अगर कोल अभी खत्म हो जाता है तो हम तुरंत कोल बना नहीं सकते हैं, बहुत ही लंबी प्रोसेस है, वापिस से अपने को कोल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी मतलब हम जब जब तक यहाँ पे है तब तक हमको कोल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमको पता नहीं है, ठीक है, अगर ये एक्सटिंक्शन में आ गया तो, ठीक है। तो अभी यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कोल एंड पेट्रोलियम, हमारा डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है अभी, तो उस तरह से मैं आपको बोलूं कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो सबसे ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। आजकल आप देखते हैं कि गाड़ियां कितनी बढ़ गई है, जितनी पॉपुलेशन है, मतलब एक घर में जितने लोग हैं उतना तो व्हीकल्स है घर पे, ठीक है, और वही एक नेसेसिटी बन गया है हमारे लिए कि नहीं, व्हीकल के बिना हम लोग कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। और पहले के जमाने में क्या था, बुलक कार्ट था जिसके अंदर पेट्रोल यूज होता नहीं है, कैमल कार्ट था जिसके अंदर भी पेट्रोल यूज होता नहीं है, साइकिल्स थी, ठीक है, तो ये पेडल रिक्शा थी, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो पहले के जमाने में यूज करते थे जिसमें पेट्रोलियम यूज होता ही नहीं था, और अब हालांकि हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं छोड़ा, वही नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज करते करते, यूटिलाइज तो ठीक है पर एक्सप्लॉइट करते 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 हम लोग आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी अभी एक्सटिंक्शन में जा रहे हैं, मतलब खत्म होने जा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि यही पूरी जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, उसके वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो यही ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए या तो आगे और ना बढ़े, ठीक है, इसके इसके लिए ये कुछ मेजर्स हमको दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला मेजर है ऑल्टरनेटिव एनर्जी, मतलब ऑल्टरनेटिव एनर्जी यूज करना है कोल और पेट्रोलियम के अलावा। इन प्लेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम वी मस्ट यूज अल्टरनेट एनर्जी। अल्टरनेट एनर्जी अब क्या होगा, जैसे कि कोल को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा था शौर्य को कि कोल को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यस शौर्य। तो मेरे को याद आ गया, आपने वो जो थंडर क्वेश्चन पूछा था ना, हमने हमारी साइंस मैम से पूछा। अच्छा अच्छा, वो डिस्कस करते हैं हम बाद में, ये खत्म हो जाए ना उसके बाद में। ओके। तो कोल जो है उसको हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा अभी थर्मल पावर स्टेशन में, ठीक है। जो हमारे घर पे अभी इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, दिस इज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन, टॉरेंट पावर। पहले अहमदाबाद वीज कंपनी थी, ठीक है, अभी वो हो गया है टॉरेंट पावर। एईसी पहले बोलते थे, अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है, या तो अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। अब वही जो है वो पूरा अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, मतलब वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, वो चेंज होकर पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो टॉरेंट पावर आ गया है, ठीक है। टॉरेंट एक प्राइवेट कंपनी है। अब टॉरेंट जो है वो क्या करती है, कोल को यूटिलाइज करके थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। कभी साबरमती गए हो? साबरमती यस का सर। आरटीओ सर्कल से साबरमती ब्रिज अपने क्रॉस करते हैं तो वहां पे पता है बड़े बड़े सी चिमनी लगाई हुई है, देखा है कभी? एकदम बड़ी बड़ी चिमनी लगाई हुई है, नहीं देखा है? कोई बात नहीं, अभी कभी सर जाओ या एक बार देखा है, शायद एक बार हाँ, अब देखा है, कभी भी बहुत आप छोटा सा आरटीओ था। सर्कल जाओ और थोड़ा सा लेफ्ट जाके साबरमती ब्रिज पे चले जाना, तो वहां पे तुरंत सामने ही आपको दिखेगी 2-3 चिमनीज लगी हुई है, बड़ी बड़ी सी सीमेंट वाली, ठीक है। दिन रात वहां पे प्रोडक्शन चालू ही होता है। वो एक्चुअली कोल यूज करके, वो थर्मल पावर स्टेशन है, कोल यूज करके वो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मतलब कि कोल यूज करके वो लोग
हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और बाद में उसको कन्वर्ट करके, मतलब वो जो डीसी आउट होता है उसको कन्वर्ट करके एसी आउट में हमारे घर पे वो लोग बेचते हैं, ठीक है। तो कोल को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हम लोग नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेस है उसको हम एक्सप्लॉइट करके, एक टाइम ऐसा आएगा कि कोल जब नहीं होगा तब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी, ठीक है। तो उसके वजह से वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस यूज करना चाहिए, मतलब कोल के जगह पे आप वाटर यूज कर सकते हैं, हाइडल पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन, जहां जहां वाटर की अवेलेबिलिटी है। हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पानी है, पता है ना? यस सर। हाँ, सबसे ज्यादा पानी है, और वो पानी जो है वो रीजनरेशन में होता है, मतलब रीजनरेट हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो ये लोग हमको क्या बोलते हैं कि रेदर देन यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, हमको यूज करने चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार खत्म हो जाएंगे तो दूसरी बार रिन्यू नहीं होंगे, और रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब जो एक मतलब खत्म ही नहीं होंगे, वो बार बार Yes, रिन्यू हो सकते हैं, जैसे कि वाटर, ठीक है, वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। एक बार खत्म हो जाएगा तो वापिस से पानी कहीं से भी आ जाएगा, मतलब कहीं से नहीं आता है, वो आइस केप से आता है, ठीक है। हिमालयाज में आइस केप से वो मेल्ट होके होके फिर पानी बन जाता है, ठीक है। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि जैसे कि कोल से हम लोग थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसी तरह से हम लोग वाटर से हाइडल पावर स्टेशन में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हालांकि उस पर अभी काम चल रहा है, पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि कोल से जितना मेगावाट हमको मिल रहा है उतना हाइडल पावर से नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे पास इतनी एडवांस मशीनरी नहीं है कि पूरी इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सके, सप्लाई कर सके, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वैसे वाटर को यूज करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वाटर जो है वहां पे एक टरबाइन लगा हुआ होता है, टरबाइन मतलब एक छोटी सी मोटर होती है, ठीक है। वहां वो जो मोटर होती सर है, डैम के जो पानी होता है वो भी एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी वही में वही यूज होता वही वही हाँ, वही हाइडल पावर, सर डैम में भी होता है। हाँ वही वही हाइडल पावर, कि डैम बनाया जाता है और वहां पे ऊपर से जो हाइट होती है वो हाइट से पानी को छोड़ा जाता है और वो वहां है। पे यस टरबाइन सर। रखा जाता है। और वो है ना कोई एनर्जी में बदल जाती है अलग वाली, मैकेनिकल जैसे मैकेनिकल मैकेनिकल यस एनर्जी में, सर मैकेनिकल एनर्जी हाँ में बदल जाती है। यस एग्जैक्टली, जो मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। क्लियर, पता चला? तो कोल यस का सर। अल्टरनेट एनर्जी क्या है? वाटर और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो सबसे ज्यादा अभी यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हाइड्रोजन गैस से काफी सारी मतलब कि गाड़ियां यस चलती है, सर। ठीक है। और दूसरा ये, और तो और अभी सिचुएशन, अभी रिसेंटली ऐसी सिचुएशन है कि धीरे 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 इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई है, ठीक है, ताकि यस पॉल्यूशन सर जो है इंडिया में उसको, अभी आने लगी है, वरना हाँ आउट ऑफ इंडिया तो बहुत जगह है टेस्ला यस वगैरह। यस एग्जैक्टली। तो इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे अभी पेट्रोलियम के मतलब कि रिप्लेस में पेट्रोलियम यूज करके जो गाड़ियां चलती हैं या टू व्हीलर्स चलते हैं, हाँ, तो उसको रिप्लेस करके हम लोग ने लेके आए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक एज वेल एज सीएनजी। सीएनजी रिक्शा तो हो गई है, ठीक है, यस सर। पर अभी भी वहां पे भी एडल्टरेशन होता रहता है, मतलब सीएनजी के जगह पे लोग कैरोसिन डाल डाल के चलाते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत होता है। Anyways, second point, reduction in the quantity of chemical fertilizer and insecticides used to grow crops. अब जितने फार्मर्स हैं, फार्मर्स लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट गेन करने के लिए वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, नेचुरल फर्टिलाइजर यूज होता था, जैसे कि काउडंग है, यूरिया है, ये सारी चीजें वो नेचुरल फर्टिलाइजर बोलती है, ठीक है। तो नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करके क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे, पर उस टाइम पे ऐसा होता था कि नेचुरल फर्टिलाइजर से हमें 100% सोन एरिया में से सिर्फ और सिर्फ 50 या 55%
प्रोडक्ट मिलती थी। पर जैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं और इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उसकी वजह से ये प्रोडक्ट रेशियो जो है वो सीधा 95% पे पहुंच गया है। तो इन ऑर्डर टू गेन मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ क्रॉप्स, फार्मर्स लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जिसके वजह से दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम है और दूसरा सॉइल जो है वो डिटीरियोरेट हो जाती है, खराब हो जाती है, बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी सॉइल। ठीक है, तो ये नहीं यूज करना चाहिए। रिडक्शन इन डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब देयर आर टू वर्ड्स, एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब ग्रोइंग प्लांट्स एंड डिफॉरेस्टेशन मतलब उसका ऑपोजिट, कटिंग ट्रीज। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन कम होना चाहिए। ठीक है, स्पेशली ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जहां पे एक्चुअली पता है तुम लोग, ये ट्रीज जो है वो क्या काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, अच्छा, तो मैंने और तो सुना फल भी देते हैं। मैंने तो सुना था रात को वो लोग ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हाँ, तो मतलब उसका उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड उसका उल्टा। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सही है। ट्रीज जो है वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, पर रात को ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है। इसके वजह से हमको बोला जाता है रात को कभी पेड़ के नीचे मत सोना। हाँ ठीक है, सर, हाँ। पर दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, सर उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। यस, दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज का काम क्या है पता है? टू गेन मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक ऐसी जगह है जहां पे प्लेन लैंड है, वहां पे कोई ट्री नहीं है, और ओशनिक क्लाउड्स जो है, ओशनिक करंट जो है वो वहां से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो जो प्लेन सरफेस है वहां पे एक भी प्लांट नहीं होगा या एक भी ट्री नहीं होगा, तो वहां पे बारिश नहीं गिरेगी। और थोड़ा आगे जाके एक प्लेन लैंड है, वहां पे बहुत सारे, ढेर सारे ट्रीज है और फॉरेस्ट है, पूरा फॉरेस्ट कवर है। तो उसको क्रॉस करके, मतलब वो जो प्लेन लैंड है डेजर्ट जैसा, उसको क्रॉस करके जो ट्रीज वाला, जो मतलब कि फॉरेस्ट कवर वाला जो पोर्शन है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश गिरेगी। क्यों? क्योंकि ट्रीज है वहां पे, और ट्रीज क्या करते हैं, मॉइस्चर को कैप्चर करते हैं। ये रेनफॉल क्यों होता है? किसी जगह पे रेनफॉल ज्यादा होता है, किसी जगह पे कम होता है। ये कम क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वेजिटेशन नहीं है। क्योंकि वेजिटेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या करता है कि वो मॉइस्चर को खींचता है, रेनफॉल को खींचता है। ठीक है, अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो हमको रेनफॉल कैसे मिलेगा? ये पूरा जो क्लाइमेट है, मैंने पिछली बार समझाया था, इंडिया इज हैविंग अ मॉनसूनल क्लाइमेट। ठीक है, तो ये जो मॉनसूनल क्लाइमेट हम 6 महीना एक्सपीरियंस करते हैं, वो मॉनसूनल क्लाइमेट कभी होंगे ही नहीं, ये कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो रिडक्शन इन डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन को हमको कम करना चाहिए, और ऐसी जगह पे कम करना चाहिए जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब जो यूजुअली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? कोस्टल एरियाज पे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर हम ट्रीज कट करेंगे तो बारिश अंदर जाएगी ही नहीं, हम एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे बारिश की। विच एब्जॉर्ब्स मच ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। अब ये ट्रीज और एक क्या काम करते हैं कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर में होता है, वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रीज क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सामने क्या देते हैं? ऑक्सीजन। अब ट्रीज कट करोगे, ठीक है, तो उसके दो डिसएडवांटेज है। एक तो सबसे पहला रेनफॉल नहीं मिलेगा, और दूसरा ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांटिंग मोर ट्रीज इन डिफॉरेस्टेड एरियाज। जहां जहां पे फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट कवर नहीं है, जहां पे प्लांट्स नहीं है, मैंने अभी बोला था जो प्लेन लैंड है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड अल्टरनेटिव मटेरियल्स सच एज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स which can possibly reduce the release of chlorofluorocarbons in the environment। आपको मैं बताऊं कि
अभी रिसेंटली जितने भी एयर कंडीशंस आते हैं उसमें HFC आते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं। बाकी पहले के जो एसीज थे एयर कंडीशंस उसमें CFC आता था, रेफ्रिजरेटर था उसमें भी CFC आता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रिलीज होता था तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता था, और हेलोकार्बन्स मटेरियल जो है वो रिलीज करता था। अभी बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉलिसीज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, काफी सारे चेंजेस आए हैं, और अभी जितने भी नए नए एसीज और रेफ्रिजरेटर वो जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो आने लगे हैं, जो क्या करता है फ्लोरोकार्बन्स की जो इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स हमको लेने पड़ेंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था लास्ट लेक्चर में ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। ठीक है, जो अपना एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनता है O3 का, O3 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ठीक है, तो ओजोन अकर्स नेचुरली थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर बट इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अबाउट 90% इज इन द स्ट्रेटोस्फियर। ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाला पोर्शन जहां पे एयरप्लेन्स वगैरह जो घूमते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर में 90% कॉन्सेंट्रेशन होता है ओजोन का। द एवरेज थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज अबाउट 2.9 मिलीमीटर्स। उसकी थिकनेस कितनी होती है? 2.9 मिलीमीटर्स। द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर is measured in Dobson unit DU। जो थिकनेस है उसको हम किस तरह से मेजर करेंगे? डॉप्सन यूनिट में। डॉप्सन यूनिट उसका एक मेजरिंग यूनिट है DU, उससे मेजर होता है। ये देखो यहाँ पे ये जो सरफेस है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये ओजोन लेयर है। ठीक है, अब ये ओजोन लेयर मैंने पिछली बार मैं तुम लोगों को बताया था फिगर ड्रॉ करके। ठीक है, क्या करता है? दो टाइप के यूवी रेज होते हैं, एक यूवी रे UVA मतलब वो हार्मफुल है तो उसको क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा यूवी रे जो हार्मफुल नहीं है, यूजफुल है, तो उसको क्या करेगा? फिल्टर करके अंदर आने देगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है, देखो है वही प्रोसेस जो मैंने दिखाई थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो इसको मेजर कैसे करते हैं? डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। 1 DU is equal to 0.01 millimeters thick compressed ozone gas around the earth at 0 degrees Celsius and at an atmospheric pressure of 760 millimeters of the mercury coulomb। ठीक है, 1 DU यूनिट मतलब 0.01 मिलीमीटर्स थिक। ठीक है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि उसका लेयर कितना है, ओजोन लेयर कितना है स्ट्रेटोस्फियर में? 2.9 मिलीमीटर्स। ठीक है, अब एक DU यूनिट मतलब 0.01 मिलीमीटर्स, तो कितना होगा सोचो? 2.9 मिलीमीटर्स। और दूसरी बात यह है कि ये जो ओजोन लेयर है वो सुबह के टाइम पे ही होता है। अगर सुबह सुबह में ओपन ग्राउंड पे आप वॉकिंग करने चले जाओ या तो फिर रनिंग करने चले जाओ या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने चले जाओ तो सुबह सुबह में आप लोगों को मिलेगा ओजोन लेयर। ठीक है, पर उसके बाद में ये गायब हो जाता है। क्लियर? पता चला? Yes, sir. Okay. The vertical column thickness of the ozone layer about 220 DU is considered normal. If the thickness of the ozone layer in the stratosphere falls below 220 DU, then it is termed as ozone hole। मतलब क्या बोलते हैं कि उसका अप्रोक्सीमेट लेयर कितना है? 220 DU है, जिसको नॉर्मल बोला जाता है। 220 DU अगर उसका हो लेयर का यूनिट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अगर 220 से कम हुआ मतलब अगर ये थिकनेस जो है वो 220 DU से कम हुई तो क्या बोलेंगे? वहां पे ओजोन होल हो गया है। जैसे कि यहाँ पे ये अर्थ में, पूरे अर्थ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये ओजोन होल। ठीक है, हम लोगों ने वो फिगर में देखा था, याद है तुम लोगों को? मैंने होल करके दिखाया था Yes, ऐसे sir. ऐसे ऐसे। हाँ तक्ष सर।
हाँ, the ozone layer absorb the harmful ultraviolet rays of the sun and thus protects life on earth. अब ये क्या करता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसको, मतलब सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अर्थ की जितनी लाइफ है, सोशल एनिमल्स जितने रहते हैं इंक्लूडिंग अस, ठीक है, तो उन सबको प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। The concentration of ozone in the atmosphere varies according to weather, altitude and latitude. अब इसका concentration जो है किसका, ओजोन का, वो वेरी करता है कैसा वेदर है, कैसा अल्टीट्यूड है और कैसा लैटिट्यूड है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड आर बोथ डिफरेंट थिंग। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या है तक्ष, व्हाट इज लैटिट्यूड? Sir, the parallel to equator. यस एग्जैक्टली। और अल्टीट्यूड मतलब हाइट, एक माउंटेन का अल्टीट्यूड होता है, ठीक है, और लैटिट्यूड पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो जिस तरह से वहां का वेदर होगा, जिस तरह से उसका अल्टीट्यूड होगा और जिस तरह से लैटिट्यूड होगा, वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किसका, ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी करेगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग हायर अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, 14,000 15,000 17,000 फीट पे चले जाएंगे, तो वहां पे एयर जो है वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होगी। ओजोन, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। जैसे जैसे हम सी लेवल पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर कैन अलाउ मोर अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब डिप्लीशन हुआ, डिप्लीशन मतलब ये जो ओजोन होल हो गया है उसके वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज थे वो अभी सीधा पेनिट्रेट होके अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि होल हो गया है। अब होल हो गया है तो ये जो पहले जो यहाँ पे फिल्टरेशन प्रोसेस होती थी, ये फिल्टरेशन प्रोसेस अभी नहीं हो पाती है। ठीक है, दिस कैन कॉज सीरियस डैमेज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन द बायोस्फीयर। अब इसी के वजह से बायोस्फीयर में जितनी भी लाइफ है, जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनको बहुत ही डैमेज हो सकता है, सीरियस डैमेज हो सकता है। बराबर। The negative influences include increase in skin cancer, eye cataract, immune deficiency and respiratory illness. कौन से ह्यूमंस के अंदर कौन से बीमारियां पाई जाती है इसके वजह से? तो सबसे पहला स्किन कैंसर, आजकल आप देखो कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आई कैटरैक्ट, 42 के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको मतलब कभी भी मोतिया आ ही जाता है। ठीक है, आई कैटरैक्ट, ये भी इसका ही प्रॉब्लम है। इम्यून डेफिशिएंसी, अभी जो चल रहा है अभी मार्केट में नया कोरोना वायरस, ठीक है, ये क्या करता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर ही अटैक करता है सीधा, मतलब इम्यून डेफिशिएंसी। ठीक है, और साथ साथ में रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस किसके लिए, ओजोन डिप्लीशन हो गया है, जिसके वजह से अल्ट्रावायलेट, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो अंदर पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, और ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं हम लोगों को। सम पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द अर्थ फाइंड देयर वे इनटू स्ट्रेटोस्फीयर एंड रिमेन देयर फॉर मेनी इयर्स। अब कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे हैं, मतलब सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स अंदर नहीं आते हैं, कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो अपना मतलब मस्त ऐसे जगह वगह बना लेते हैं अपने स्ट्रेटोस्फीयर में, भाई अपने को तो यही फायेगा, अपने को तो नीचे जाना नहीं है, वो लोग ऐसा बोलेंगे। ठीक है, और बाकी के जो कुछ है वो स्ट्रेटोस्फीयर को तोड़ के ट्रोपोस्फीयर में आते हैं, ट्रोपोस्फीयर को तोड़ के फिर हमारे अर्थ के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे एनवायरमेंट में आ जाते हैं। The main pollutants responsible for the depletion of the ozone layer are the chlorofluorocarbons. सबसे most important ozone layer deplete कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, जो हम फर्टिलाइजर खास तौर से ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज करते हैं फार्मर्स, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड उसके अंदर होता है। ठीक है, और तीसरा है हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं।
तो फॉसिल फ्यूल्स को जितनी ज्यादा हम लोग यूज करेंगे उतना हाइड्रोकार्बन्स जनरेट होंगे, और ये हाइड्रोकार्बन्स बीइंग अ पॉल्यूटेंट हमारे एनवायरमेंट के अंदर फैल जाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड एज अ कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट, फोम इंसुलेशन एंड एरोजल प्रोपेलेंट्स। ये सारी जगह पे एज अ कूलेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं। मैंने अभी बोला ना एसी के अंदर पहले आता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर आता था, पर अभी धीरे 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 हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए पॉलिसीज बनाई है, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो काफी सारी एसी मेकिंग कंपनीज हैं और रेफ्रिजरेटर मेकिंग कंपनीज हैं, उन लोगों ने क्या किया, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब जितने भी नए नए एसी आते हैं या नए नए रेफ्रिजरेटर आते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय जेट इंजिन्स। अब ये जो एरोजल प्रोपेलेंट्स हैं वो यूजुअली एरोप्लेन्स में, जेट प्लेन्स में, ये सारी जगह पे यूज होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ कहाँ यूज होते हैं इनडायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग, जेट इंजिन्स में यूज होते हैं, मोटर व्हीकल्स में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी कहीं कहीं यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी में काफी सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी यूज होती है। The greatest depletion of the ozone layer occurs over the Antarctic region during spring. The ozone depletion is most nil above the equator. मतलब ओजोन डिप्लेशन इक्वेटर के ऊपर डिप्लीशन कम है, पर सबसे ज्यादा डिप्लीशन कहाँ है, एंटार्क्टिक रीजन में, मतलब नीचे वाले पोर्शन में, वहां सबसे ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है, और वो भी कब हो रहा है, स्प्रिंग टाइम में, ठीक है। क्लियर, पता चला? ओके Yes, sir. कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे दिए गए हैं। कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है, मतलब एक प्रिवेंशन, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन सितंबर 1987, 34 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस साइंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करके है जो साइन किया था 34 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन मतलब जिस नेशन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। क्या हुआ शौर्य, सिर दर्द हो रहा है क्या? Yes, sir. अरे बाप रे बाप, मतलब इतना भारी हो गया ज्योग्राफी। अच्छा तो कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ शौर्य, इतना भारी हो गया ज्योग्राफी नहीं सर, तो? सर अभी तो रोज की क्लासेस ही करने पड़ते पूरे दिन। रोज की क्लासेस ही? सर मतलब फ्री टाइम तो मैं 1-2 घंटे खेलता हूँ, वरना 1-2 घंटे ही फ्री मिलते हैं फिर बीच में क्लासेस के, स्कूल और ट्यूशन के। अच्छा, यू मस्ट नीड टू एनालाइज। तू अपना खुद का टाइम टेबल एनालाइज कर पहले। तू देख के तू कहाँ कहाँ अपना टाइम किल करता है, ये अपना रूटीन बना ले। अगर रूटीन बन जाएगा, एक्चुअली ये अगर हमारा रूटीन बन जाएगा तो हमको ये बोर्डम फील नहीं करेगा। इसको अपना रूटीन बना ले। क्लासेस होते हैं? मुझे तो 3-4 घंटे हो ही जाते हैं कंटिन्यूअस। ओके सर आपको चश्मे है ना? सर कितने नंबर? समवॉट, एक आंख में 1.75 और दूसरे आंख में 0.75। सर आपसे तो सर मेरे को पहले ना दोनों आंख में 1.5 या 0.5। अच्छा तो मेरे ख्याल से शौर्य तेरे को चश्मे होंगे और तू पहनता नहीं है, इसलिए तेरे को सिर दर्द हो रहा होगा। हाँ सर चश्मे तो मेरे को पहले थे, अभी नहीं। तो ये चेक करवा लेना, क्योंकि आजकल ये जो डिजिटाइजेशन हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, उसके वजह से काफी सारे लोग, बच्चों के, मतलब ये ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं तो काफी सारे बच्चों के नंबर जो है वो बढ़ गए हैं, या तो फिर जिनको नहीं था वो आए हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही बढ़ गई है अभी, जिसकी वजह से मे बी देख लेना एक बार, बता देना, ठीक है। इन सितंबर, हाँ तक से ले लेना। ओके,
इन सितंबर 1987 34 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, उन लोगों ने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो इट वाज एम्ड टू फेज आउट द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस एंड टू फाइंड और डेवलप नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। मतलब इन लोगों ने ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें क्या साइन किया था, कौन सी एक जो क्या बोलते हैं उसको, MOU बोलते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हाँ सर। हम सब लोग एक साथ जुट के मतलब क्या करेंगे, तो ओजोन डिप्लीशन, जो जो सब्सटेंसेस से ओजोन डिप्लीशन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे मतलब कि ये वर्ल्ड में या तो उनके जो 34 जो नेशंस हैं उनके अंदर हम लोग वो सब्सटेंसेस को, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम कम करेंगे। एंड टू फाइंड और डेवलप नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस, और उसकी जो अल्टरनेट जो सब्सटेंसेस हैं जिसको यूज करके हम लोग अगर हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होने से बचा सके, तो ऐसी चीजें, ऐसे सब्सटेंसेस हम लोग यूज कर सके। क्लियर, पता चला? हाँ सर। Yes, sir. सम थिंग्स that we can do to protect the ozone layer are as follows। अब ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजें हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है, make sure that old refrigerators and air conditioners are safely disposed by giving them to recycling yard। मतलब पुराने जो रेफ्रिजरेटर है, पुराने जो एयर कंडीशनर्स हैं, उसको हम सेफली डिस्पोज करें और उनको रिसाइकलिंग यार्ड में भेज दें। ताकि, क्यों पुराने, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि पुराने रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता था, और वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन ओजोन डिप्लीशन लेयर, ओजोन की जो लेयर है वो उसको डिप्लीट करते थे। तो रिसाइकल यार्ड में भेज दिया जाए। The technicians must ensure that while repairing refrigerators and air conditioners, they cover and recycle the ozone depleting substance. Recover and recycle the ozone depleting substances. These ozone depleting substances should not be released in the atmosphere। मतलब जो टेक्नीशियंस उसको रिपेयर करते हैं, किसको? रेफ्रिजरेटर को और एयर कंडीशनर को रिपेयर करते हैं, वो उसको मतलब जो सब्सटेंसेस से सबसे ज्यादा ओजोन का डिप्लीशन होता है उसको रिकवर करे, रिसाइकल करे, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि वो सारे सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन रिपेयरिंग और रिनोवेटिंग योर हाउस, मेक श्योर दैट ओल्ड इंसुलेशन फोम्स containing ozone depleting substances are disposed of as environmentally hazardous waste। फोम्स मतलब Sir, मेरे को नहीं पता। तक्ष, सर मेरे को भी नहीं पता। ओके। फोम मतलब दो तीन टाइप के फोम होते हैं। एक तो गद्दा, ठीक है, वो भी एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होता है। और दूसरा जो फोमिंग करवाते हैं ना हम लोग घर पे, जिसकी वजह से धूल वूल जो होती है, कुछ भी होता है, वो फोम से चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे सब्सटेंसेस भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा फोमिंग जो है, जब हम लोग रिनोवेशन करवाते हैं या तो फिर रिपेयरिंग करवाते हैं किसी चीज का, तो जितना भी पुराना जो इंसुलेशन फोम्स है वो हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि ये डिस्पोज ऑफ अच्छे से करे, क्योंकि ये एक हैजार्डस वेस्ट होता है और वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। Next, inform yourself about ozone depletion through further reading and suggest activities in your school to increase awareness of the problem and initiate necessary action। मतलब हमको खुद को भी अवेयर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और थोड़ा ओजोन डिप्लीशन लेयर के बारे में हमको खुद को सर्च करना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज जो करनी है, और अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस लानी है कि भाई किस तरह से ओजोन लेयर को डिप्लीशन होने से बचाएं। तो ये सारी एक्टिविटीज भी हम लोगों को करनी है या तो हम कर सकते हैं। क्लियर, पता चला? Yes, sir. ओके, हाँ सर। तो तुम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया है। अभी एक बार आप रिवाइज करके देख लो, कोई भी डाउट हो तो अभी सॉल्व करवा लो। पूरा चैप्टर माइन्यूट डिटेल्स आपको देखनी है। सर यस। पेज नंबर 12 पे हम्म सर, हाँ नीचे नीचे हम्म पेज
ये ब्लैक कलर का क्या है ये मीटियोर्स है। और उसके बाजू में सर क्या है? इसके बाजू में तुम लोगों को ये प्लेन लैंड दिखाया हुआ है। वेदर फिनोमिना अकर्स इन द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जो भी वेदर फिनोमिना अकर होती है, जैसे कि अभी क्लाउड्स आ गए यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कर रहे होंगे या तो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कर रहे होंगे, तो ये पूरी प्रोसेस तुम लोगों को फोटो से दिखाई दी हुई है। सर हमारे तो नाइट्रोजन 78% है ना, हम्म, अब तो खत्म हुआ, आधा होने वाला है। अच्छा, और सर और अदर केसेस ज्यादा। वो तो अभी हो ही गए हैं। हाँ सर, ये तो सिर्फ डायग्राम इजी हो ना, इसलिए ऐसे ही दिखा। हाँ, क्योंकि नोइंगली और अननोइंगली ह्यूमंस जो है उन्होंने डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए मतलब इतना सब कुछ किया हुआ है हम लोगों ने कि कुछ बता नहीं सकते हम लोग। सर हमने गेट सेट डिस्कस नहीं किया। क्या चीज? पेज नंबर 11 पे गेट सेट। पेज नंबर 11। सर वो एटमॉस्फेयर के ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये हाँ सर। गेट सेट। हाँ सर। अच्छा, डिस्कस करना है, कोई बात नहीं। ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। फिर राइज इन टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू हीट ट्रैप्ड बाय गैसेस, मतलब वो ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। रिडक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर, मतलब ओजोन होल। रिडक्शन इन द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन, मतलब क्या हुआ, वो जो 220 DU वाला जो कंसेप्ट था, ठीक है, तो ओजोन 220 DU से कम हो जाता है ओजोन लेयर, तो उसको हम बोलेंगे ओजोन होल। टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन कॉज्ड बाय एन इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। हाँ, और ओजोन इज फाउंड इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। हाँ, वेरी इजी। तो फिर सर यस, टाइम टू लर्न भी नहीं किया। टाइम टू लर्न। हाँ सर। सर पीछे के एक्सरसाइज की बात कर रहा है। अच्छा, अरे वो तो तुम लोगों को अपने आप करनी है। करी है सर ये तो। हाँ, करी है, तुम लोगों को स्कूल में तो करवाते ही है। मैं तो तुम लोगों को अंदर अंदर से क्वेश्चन ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तभी चैप्टर पक्का होगा। सर और मैं तो जब टेस्ट लूंगा, अच्छा तुम लोगों के टेस्ट है, पता है? हाँ सर, संडे को है। हाँ, तुम लोग के मेरे को आज ही पता चला, आज ही। हाँ, तो तुम लोग की संडे संडे को टेस्ट है। 2:04 यू मस्ट बी पता चला। वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं सर कौन से चैप्टर्स? सेकंड। हिस्ट्री का फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो मैं फुल मार्क्स दूंगा। अरे वाह रे वाह, वेरी गुड, लाइक योर कॉन्फिडेंस। क्रिश्चियनिटी में तो क्या बहुत इजी है। राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, दोनों। सर ऐसे राइज हुई, ऐसे स्प्रेड हुई। वाह, क्या बात है, आपने तो एक ही हाथ में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया बाकी। वेरी गुड। सर बाद में अपने ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि यार राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है, तो बोलेगा सर क्रिश्चियनिटी जब ऊंची हो गई फिर राइज राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी उगा ना। एक हाथ से जीसस क्राइस्ट का बॉर्न और दूसरे हाथ से डेथ हो गई।
पूरा क्रिश्चियनिटी दोनों हाथ के बीच में देख लीजिए। सही है। सर पेज नंबर 17 पे देख, म्यू वर्ड्स में डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारा मैथ्स का। अबे फिजिक्स में है वो। हाँ मतलब वो समझ ले तू। ओके, तुम लोग फटाफट देख लो। सर एक ऐसा वर्ड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन। पेज नंबर 14 में हमें वो क्विक क्विज नहीं की है। अरे छोड़ना, कर देना ना, होता क्या है? मैं कब रहे अभी डिफाइन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में ऊपर वाला जो है ना, मार्क कर दे। ये एटमॉस्फेयर, द एनवेलप ऑफ एयर व्हिच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये उसकी डेफिनेशन है। सर हमारा हम दूसरा भी लिख सकते हैं, द ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ अराउंड द अर्थ सरफेस। सराउंड होता है, अराउंड नहीं। अरे तू समझ लेना भाई, ऐसा क्या छोटे। ठीक है। सेकंड है डैश एंड डैश आर द टू मेन गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस 1%। ये तो मतलब सर तुम लोगों को समझ के, ये क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना, क्या बोलते? मैं एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाए थे कुछ, एक क्या था, आपने बनाया, आपने भूल गए। SGM, ये SGM करने का है तुम लोगों को। शौर्यगामित, नहीं शौर्यगामित नहीं, SGM मतलब अगर तुम लोगों को गुजराती पता चलता हो, समझीने गोखी मारू, ठीक है, ये मेरे शॉर्ट फॉर्म है, समझीने गोखी मारू। मतलब ये जो चीज है मतलब नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस 1%, ये समझीने गोखी मारू, ठीक है। और दूसरा है SVGM। अब ये SVGM कहीं पे आया नहीं, ये SVGM अभी तक आया नहीं है, वो जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा SVGM क्या है। सर स्क्रीनशॉट कर दे। अरे नहीं ऐसा तो स्क्रीनशॉट ये याद रखने का होता है। एक है SGM मतलब समझी ना गोखी मारू, दूसरा है SVGM मतलब समझिया बगैर गोखी मारू, ठीक है। हाँ सर एक है शौर्यगामित मारा। ओके, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू मेन गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। नेम द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कोल्डेस्ट लेयर कौन सा है? सबसे टॉप वाला लेयर कौन सा? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, आई मीन एक्सोस्फीयर। हाँ एक्सोस्फीयर, सॉरी एक्सोस्फीयर, आयोनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक है। फिर है द एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पक्का? पक्का। ना फॉल्स पक्का। क्यों फॉल्स होगा? ठंडी होती, ठंडी। हाँ तो ठंडी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी ना हो जाए इसके लिए वार्म रखता है एटमॉस्फेयर। सही बात है ये, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस सर। द एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट, ट्रू। सर स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि हाँ पहले बोलते हैं पहले ट्रू, हाँ मैं ऐसा बोलूंगा ट्रू पक्का, तो बोले नहीं फॉल्स, हाँ। इनसाइड अ ग्रीन हाउस द एयर टेम्परेचर, अच्छा, inside a greenhouse the air temperature is less or more than it is outside. Less? बोलो, दूसरी बार ऐसा हुआ, लेस नहीं होता, मोर होता है, टेम्परेचर अंदर ज्यादा होता है बाहर की तरफ, क्योंकि कोल्डेस्ट एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है। जहां पे कूलर रीजन्स होते हैं वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस फार्मिंग यूज करते हैं लोग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है तेरे को अभी भी ग्रीन हाउस मतलब पता नहीं चला है। तक्ष, हाँ सर। डू यू नो व्हाट इज ग्रीन हाउस? हाँ सर। क्या सर एक ऐसा कांच का ग्लास होता है, मतलब कांच का घर बड़ा सा होता है, उसमें कांच का घर होता है या कोई एक घर का रूफ कांच का होता है सर?
कांच का घर। कांच का घर नहीं होता है, घर तो सर, नॉर्मल होता है, उसका जो रूफ होता है वो ग्लास का होता है। हाँ सर। हाँ नहीं फिर सर फिर एक दिन शौर्य को आप मारना बराबर का। फिर ग्लास ग्लास रूफ होता है, फिर क्या होता है? सर बहुत सारी सनलाइट आ जाती है, बहुत सारी सनलाइट आ जाती है। अच्छा, इसलिए बुलेट और टूटती है सर। और वही वो जो सनलाइट आती है वो क्या करती है? बेचारे प्लांट्स को उड़ा मार। क्या उड़ा मारती है? कहाँ, मतलब कौन सी थियरी लेके आए हो आप? श्री श्री 1008 तक्ष पटेल, कौन सी थियरी? ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था। मैंने तो पढ़ाया था कि ग्लास रूफ होता है, वो जो ग्लास टॉप होता है उसके ऊपर जब सनरेज गिरते हैं तो वो अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो बाहर के कंपैरिजन में अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो वार्म कर देता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इजीली होती है और प्लांट्स जो है वो इजीली ग्रो हो सकते हैं। क्रॉप्स जो है वो कूलर रीजन्स में भी इजीली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग या तो ग्रीन ओके हाउस इफेक्ट। पता चला क्या? ओके, मतलब ये मस्ती मस्ती में ही दे रहा है तेरा सब कुछ। सर। अपने सर को अभी सिर्फ वो बोल रहे थंडर के बारे में। भाई मेरे, अपने को सिर्फ हिस्ट्री सिविक्स में अच्छे मार्क्स लाने, ज्योग्राफी में नहीं लाना, ऐसा नहीं करना है। मतलब सब जगह पे बैलेंस होना चाहिए, सब जगह पे। सर ग्रेजुएट लेकर आओ। हाँ तो वो होना ही चाहिए दोनों बैलेंस। में 15 इसलिए हो गया बैलेंस। 15 नहीं लाना है अपने को, कि 30 मार्क्स के अंदर से 15 लाना है सिर्फ। नहीं नहीं सर 30 on 30। तो फिर सर ये, मेरे को तो 30 on 40। अरे वाह। मेरे को 250 में चलो से शौर्य 500। क्या बोल रहे थे? वो सर थंडर। अभी वो यस थंडर एग्जैक्टली, वाला। वो क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट टाइम। क्या आंसर मिला? सर हाँ, थोड़ा मिला थोड़ा हाँ नहीं। सर। सर बोलो बोलो। पूरा एक्सप्लेन नहीं किया मैम ने, थोड़ा सा किया है। अच्छा क्या? शौर्य को याद है। बताओ बताओ। मुझे सर जब जैसे कि क्या कहते हैं, स्काई में अगर दो क्लाउड हो, जैसे मेरे पास दो इरेजर है हाँ, सर, एक क्लाउड में वो प्लस चार्ज होता है ना हाँ। बैटरी सर में। 3 4 क्लाउड है। यार एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और अच्छा बोलो एग्जांपल तक्ष, जितना एक मिनट क्लाउड देता है। तक्ष एक मिनट। यस शौर्य। तो सर ये जैसे कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप जैसा जो है वो हाँ, एक प्लस वाला, जो प्लस एनर्जी कंटेन करता है वो वाला है। हाँ, और ये जो नॉर्मल सा एक रेक्टेंगल है हाँ, ये माइनस करता हो। तो अगर कोई भी ये दो माउंटेन मतलब क्लाउड्स अगर कोई नजदीक के रेंज में आ गए ना उनके, हाँ। तो फिर है ना वो जो रेंज होगी उसकी वजह से अगर हम लोग ऐसे ही दो वायर्स को कनेक्ट करें ना, एक प्लस साइन वाला और माइनस को, तो वो स्पार्कलिंग होती है। इसलिए अगर ये दो अगर ये रेंज में आ गए ना तो इनसे वो बिजली गिरती है। और साउंड सिस्टम कैसे आता है? ये किसने बताया? साइंस मैम। अच्छा हिमांशी क्या सर ने अच्छा। थी? आई एम हिमांशी पारेख मैम। अरे मैम। एक्चुअली सॉरी टू से, बट यू आर रॉन्ग। क्लाउड्स में कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते ही नहीं है। मैम ने तो ऐसा ही बोला था, मैं नहीं, पूरा वही किया। सर तुम कल लोगों आप को भी ज्वाइन होना, हम भी ज्वाइन हो गए और मैं मेम भी ज्वाइन नहीं, मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये क्या प्रोसेस क्या है, ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये देखो, सपोज मान लीजिए ये जो है ना, ये अपने इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। हाँ सर। अब ये क्लाउड्स कहाँ से आते हैं? अपने देखते हैं। पानी में से होते हैं सर। क्लाउड्स जो हैं वो, मतलब ये पूरा जो है वो ओशनिक सरफेस है, ठीक है। मतलब इंडियन ओशन ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे कहीं इंडियन ओशन के नीचे, मतलब यहाँ पे कहीं इक्वेटर है। सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही है, पर यहाँ पे कहीं इक्वेटर है, ठीक है। सर आप ये लिख दो ना, पता चल जाए। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। मैं 0 डिग्री लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 डिग्री इक्वेटर, ओके। ठीक है। सर जीरो लिखा के उल्टा डी। वो समझ लो यार तुम लोग, ठीक है। तो ये जो अर्थ का नीचे वाला जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे ये जो ओशनिक सरफेस है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे इवापोरेशन प्रोसेस होती है पूरी, तो या क्लाउड्स बन जाते हैं ऐसे। सर इसलिए इंडिया के बाजू में क्लाउड्स है। नहीं, हाँ, इंडिया के बाहर से क्लाउड्स बनते हैं।
ये इस तरह से क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये क्लाउड्स बन गए, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन सर, पर प्रोसेस होती है, बिजली तो ऊपर इवापोरेशन। से आती है। सुन पहले सुन, ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये क्लाउड्स के अंदर पूरा जो इवापोरेशन है वो भर जाता है, ठीक है, क्लाउड्स के अंदर। उसके बाद में क्या होता है कि काफी सारी विंड्स होती है हमारे यहाँ, मॉनसूनल विंड्स है, मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहाँ से आती है, साउथ वेस्ट मतलब ये हुआ, ये वेस्टर्न डायरेक्शन है और ये साउथ यस है, सर, तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स अपर मतलब यहाँ पे इस तरह से ये डायरेक्शन में आती है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है, यस ये सर, डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन में साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती है, तो ये क्लाउड्स क्या है, यहाँ पे जैसे ही क्लाउड्स में कंडेंसेशन प्रोसेस होती है तो वो प्रेसिपिटेशन के लिए इस डायरेक्शन में मूव होती है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की तरफ मूव होती है। यस सर, पर मतलब वहां विंड पे का धक्का मार के हाँ, कोस्टल एरिया पर नजदीक वहां पे आती है। यहाँ पे बीच में ये प्रोसेस होती है कि जो नॉर्थ वेस्ट विंड्स है वो ऊपर से एडवांस करती है नीचे की डायरेक्शन में, तो ये क्लाउड्स की जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट उसको चेंज करके वो नॉर्थ वेस्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में ले आते हैं, इक्वेटर के पास ले आते हैं। अब जैसे ही इक्वेटर के पास ये क्लाउड्स आएंगे, या इक्वेटर के पास ये क्लाउड्स जो है वो यहाँ से इक्वेटर के पास आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये क्लाउड्स यहाँ पे आ गए। अब जैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं वो क्लाउड्स इक्वेटर को टच करते हैं, तो इक्वेटर के अंदर एक थर्मल पावर होता है जो क्लाउड्स के अंदर मिक्स हो जाता है। क्या होता है, इक्वेटर पे एक थर्मल पावर होता है जो जैसे ही क्लाउड्स वहां से पास होते हैं वैसे वो थर्मल पावर जो होता है वो क्लाउड्स के अंदर मिक्स हो जाता है, और यहां से फिर वापस वो यू टर्न लेके ऊपर आ जाते हैं। मतलब ये प्रोसेस है पूरी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की प्रोसेस है कि ये विंड्स यहां से यूं आती है, फिर ये क्लाउड्स को यूं ले जाती है नीचे की तरफ, और यहां से फिर वापस गोल घुमा के यू टर्न मार के ऊपर की तरफ ले जाती है, और यहां से फिर एडवांस करता है मॉनसून इस डायरेक्शन में। मतलब सबसे पहले केरला में मॉनसून आता है, ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र में आता है, उसके बाद में गुजरात पे आता है, और फिर वो मध्य प्रदेश और सब डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये जो क्लाउड्स जो है, तक्ष एक मिनट, ये जो क्लाउड्स हैं जो इक्वेटर के पास से निकले थे, तो इक्वेटर के पास जितना भी थर्मल करंट था वो थर्मल करंट क्लाउड्स के अंदर आ गया, और जैसे ही वो यहाँ पे विंड डायरेक्शन में एडवांस करेंगे तो वो थर्मल करंट जो है वो बारिश के साथ थंडर स्टॉर्म लेके आएगा। तो करंट कहाँ आता है, इक्वेटर से आता है। क्लाउड्स जो है, हम लोग जब छोटा था, मैं भी छोटा था, आप लोग भी छोटे थे, तो ऐसा बोला गया होगा कि दो क्लाउड्स एक दूसरे के साथ क्लैश होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जनरेट होती है। ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है कि 0 डिग्री इक्वेटर पे वो लोग जाते हैं और वहां से थर्मल करंट लेके आते हैं, वही थर्मल करंट वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है या थंडर जनरेट करता है। क्लियर, पता चला? यस अब सर, कोई बोलेगा कि क्लाउड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आती है, कैसे आती है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेटर से आती है, ठीक है। दिस इज द राइट मतलब प्रोसेस। पूरा प्रोसेस ये करके ऐसे फिर ऐसे हाँ, Sir, I have a doubt. यस बोलो। Sir, in Europe, the government has in Europe there is equator line. So the government of Europe has drawn yellow line on equator. नो नो नो, लेट मी करेक्ट योरसेल्फ। यूरोप जो है वहां पे इक्वेटर लाइन नहीं है। हाँ सर, वो तो एकदम एशिया का टॉप इक्वेटर पार्ट मतलब इक्वेटर तो इंडिया से इंडिया का स्टार्टिंग पॉइंट है 8 डिग्री और इक्वेटर है 0 डिग्री, मतलब देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ डिफरेंस ऑफ 7 डिग्रीज। हाँ सर, मतलब मतलब यूरोप में दूसरा हाँ, कुछ कंट्री था जैसे सर्च करके लेके आना, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। बाय सर, बाय बाय सर, सर, बाय। आई एम लीव मत कर लीव मत कर, इंग्लिश की क्लास। हाँ लीव मत करना, इंग्लिश की क्लास है। यस सर क्यों 5 मतलब अरे आज 2 क्लास होनी थी ना।